Hello everyone and good evening and welcome back to the channel श्रीजी स्टडी सेंटर लाया है आपके लिए एमसीक्यू सीरीज यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो आइए और सॉल्व करते हैं बहुत सारे पीवाईक्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें 2023 के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is your first question coming on the screen and this is the one. Examples of persistent organic pollutant are, इनमें से कौन से जो आपके persistent pollutant है ऑर्गेनिक वो बताइए। इनमें से कौन से है? डाइऑक्साइंस, पेन, वीओसी या फंड्रेंस या फिर पीसीबी, बताइए। ये आपका किस में से क्वेश्चन आया है? पीपल एंड डेवलपमेंट में से, ठीक है। तो कौन से ऐसे है जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है? सो द आंसर इज, पहली बात तो ये जो फर्स्ट है दैट इज डाइऑक्साइंस, ये आपका है। फिर है आपका डी, दैट इज फ्रेच, जो कि हिंदी में बोलते हैं फरेंस। उसके बाद है पीसीबी, पीसीबी पोलीक्लोरीन, पोलीक्रोनी बाय फिनाइल, ठीक है। ये आपका है ए, डी और ई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, पीसीबी, फरेंस और डाइऑक्साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो बताना है कि असर्शन रीजन को मैच कर रहा है या नहीं, और दोनों सही है या नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विल बी क्रिटिकल फॉर द वर्ल्ड, ओके। ग्रीन हाइड्रोजन है जो कि क्रिटिकल है फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय, जब हम कार्बन की न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2050। द एनर्जी कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मच हायर देन दैट ऑफ कोल। इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स choose the correct answer from the given option. Good evening दीपिका, बताइए इसका आंसर। देखिए, ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विल क्रिटिकली फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2050। दिस इज करेक्ट। एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज मच हायर देन दैट ऑफ कोल। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है, पर ये जो रीजन है वो असर्शन को प्रूव नहीं कर रहा। इन दोनों में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो योर आंसर विल बी सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में दे रखा था, एक बार हिंदी में वॉच कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, environmental education must be integral part of the all academic programs as student need to be mainly sensitized about। मतलब हमें जो environmental studies है उसको integral part क्यों बनाना चाहिए? क्यों? Why? academic programs में student needs to be much more mainly sensitized। किस में से ज्यादा वो sensitive होने चाहिए, किस part के regarding? First, it's interdisciplinary and multidisciplinary नेचर, और या फिर सेकेंड इट्स इमर्जेंस एज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, या थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एनवायरनमेंट, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। मेनली सेंसिटाइज किसके लिए होना चाहिए बताइए? देखो, जहां पे सेंसिटाइज की बात हो गई है तो यानी कुछ चीज खराब हो रही होगी, या फिर किसी चीज के अंदर आपके नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है, इस वजह से सेंसिटिव होगी, वरना क्यों होगी? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, और ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है। जो डिग्रेडेशन वाली चीज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर
लाइफ ऑन द अर्थ। ये मेनली क्या है, नेगेटिव और सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। तो आपका आंसर दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अ की कंपोनेंट इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SLWM स्टैंड फॉर, आपको SLWM की क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। कौन सा होगा इसमें, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टेट लेवल वेस्ट मैनेजमेंट या स्टेट लेवल वाटर मैनेजमेंट, बताइए जल्दी। बहुत इजी है ये, बताइए। देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इसका है करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका है मतलब ये किससे रिलेटेड है, मेनली जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सॉलिड और लिक्विड जो भी वेस्टेज है उसके ऊपर है ये पूरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये आपको मैच करना है कि कौन से पॉल्यूटेंट से एयर पॉल्यूशन जो इन सोर्सेज से निकलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट से कौन सा निकलेगा, रेफ्रिजरेटर या लैंडफिल्स या ये इंसिनरेशन ऑफ मेडिकल वेस्ट से कौन सा निकलेगा। ये कौन कौन से जो पॉल्यूशन है वो कौन कौन से सोर्सेज से निकल रहे हैं, बताइए जल्दी से बताइए, वेटिंग फॉर द आंसर्स। ये तो देखो बहुत इजी, आपको सबको तो ये तो पता ही होगा कि रेफ्रिजरेटर से कौन सा निकलता है ना, मेनली HFCs निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, मेनली HFCs, हमें ये तो पता है। अब लेकिन क्या है, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा कहीं ना कहीं, बी का 4th है तो, लेकिन आपका कौन सा बच रहा है, ये 3 ऑप्शंस में से निकालने हैं आपको, है ना। ठीक है, और एक बात बताइए, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसमें से आपका कौन सा निकलता है, मेनली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। ठीक है, ए का होगा आपका 2, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स निकलता है आपके उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मेनली। ठीक है, तो ए का तो 2 बन जाएगा और बी का 4 है मेनली। ठीक है, तो इसमें भी आपका ये वाला तो कट जाएगा, बी और सी जो ऑप्शन है वो दोनों सेम है। ठीक है, फिर से सी और ये भी सेम ही है, तो आंसर वैसे आपका बी है एंड ऑब्वियसली सी भी होगा, सेम ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो सी जो है आपका उसका फर्स्ट होगा लैंडफिल्स। लैंडफिल्स से निकलता है आपके मीथेन। ठीक है, मेनली लैंड से निकलता है मीथेन। आपको अगर लर्न करना है तो ये ध्यान रखना, लैंडफिल्स, लैंड पे क्या होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी से रिलेटेड हो गया मीथेन। ओके, फॉर लर्न कराने के लिए निमोनिक बता रही हूँ। और जो मेडिकल वेस्ट है वो होता है डाइऑक्साइंस, मेनली जो मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं हम लोग उसमें लगाते हैं डाइसिड्रेजन, डाई ये डाई वो, तो उससे याद रखिए कि डाइऑक्साइंस जो होता है वो मेनली किसका होता है, मेडिकल का। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा सी का फर्स्ट और डी का 3rd। तो बोल सकते हैं हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आएगा VOCs। ठीक है, और बी जब हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की बात करते हैं वहां से निकलेगी HFCs। फिर सी की जो हम लैंड की बात कर रहे हैं मीथेन निकलेगा। फिर डी की जो हम बात कर रहे हैं मेडिकल, इसमें से निकलेगा डाइऑक्साइड। आई थिंक ये इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करने में। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन इंटेंसिटीज। किसमें से कार्बन की इंटेंसिटी ज्यादा होती जा रही, इंक्रीजिंग यानी इसमें कम, फिर इसमें ज्यादा, फिर इसमें से ज्यादा। ठीक है, ये आपको निकालना है किसमें ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा है, बताइए। बताइए, ठीक है, अब तक क्रैक कर लिया होगा। देखिए, सबसे कम तो होगा नेचुरल गैस में। ठीक है, फिर आप क्या आता है, पेट्रोलियम, और फिर सबसे ज्यादा जो निकलता है आपका कार्बन वो है कोल। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा बी सी एंड ए, बी ए सी और डी, ए
सी और डी। ये आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। पहले क्या आएगा? नेचुरल गैस, जिसमें से कम निकलेगा कार्बन, फिर उसके बाद पेट्रोलियम और उसके बाद लास्ट में है कोल। ठीक है, अब चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कम बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वाटर, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है? इसमें से बताइए। वेटिंग फॉर द आंसर्स। देखिए, अब तक तो क्लियर कर लिया होगा, इट इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट है जिसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो कौन सा वायरस था जो कोविड-19 है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। नाम बताइए वायरस का। विच वायरस? आंसर्स दीजिए। आई एम चेकिंग द आंसर्स और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। गिव द आंसर इन द लाइव चैट। देखिए, इसका आंसर होगा सार्स कोव सेकेंड। ये जो वायरस था ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था आपके कोविड-19 फेज का। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने भी लायक नहीं है। देखिए, अब किसकी बात कर रही है? स्कीम की बात कर रही है कि गोवर्धन स्कीम एम्ड एट कैटल एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इन रूरल इंडिया इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने गोवर्धन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करके इसको लॉन्च किया था? बताइए, इसमें से कौन सा होगा? Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Department of रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। बताइए। कविशा, ए फॉर किसका? ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए, इसमें जो डिपार्टमेंट है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट्री क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है। जब आप वेस्ट की बात कर रहे हो उसके अंदर अभी फॉरेस्ट और क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है मेनली। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये जो चार है आपका, जिसमें है ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, दैट इज योर थर्ड आंसर। ओके, देखो, आप जब बात कर रहे हो एक तो कैटल की, कैटल दैट इज एनिमल। ठीक है, रूरल की बात कर रहे हो, रूरल इंडिया। ठीक है, और इससे हम लोग क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? इस जिसे हम कैटल है, कैटल के वेस्ट को यूज करते हैं एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। तो ये दोनों चीज आ जाएगी आपके, नेचुरल गैस और दिस। ओके, नेक्स्ट टाइम नंबर जरूर। अच्छा, ये हिंदी में है। अब बताइए नेक्स्ट का। हाँ जी, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज आई इरिटेशन। ठीक है, जो होता है ना फोटोकेमिकल फोग, उसकी बात कर रहा है। फोटोकेमिकल स्मोक हैज ओजोन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका बताइए।
देखिए इसमें ना ये भी सही बोल रहा है कि हाँ जो फोटोकेमिकल आपकी स्मोक होती है वो आई इरिटेशन होती है उससे, ठीक है, दैट इज अ कॉज ऑफ आई इरिटेशन। बट जो फोटोकेमिकल स्मोक हैज अ ओजोन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो भी है, लेकिन इन दोनों में क्या दिक्कत है, ये दोनों एक दूसरे को कोई रिलेट नहीं कर रहा। इससे स्मोक ओजोन का कॉन्स्टिट्यूट होने थे, आई इरिटेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों सही तो है बट आर इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सेकंड हुआ आपका। चलो आइए नेक्स्ट बताइए, ये हिंदी में है इसी का। हाँ ये बताइए, जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है विथ सरफेस विंड स्पीड क्या होगी, किस एक्सिस में होती है, एक्सिस अबाउट कितना स्पीड होता है बताइए। जो आपके हरिकेन्स का होते हैं, हेरिकेन्स आर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है विथ सरफेस विंड स्पीड्स इन एक्सिस ऑफ अबाउट इज, कितनी स्पीड पे होते हैं, इनमें से कौन सा होगा बताइए। इसका आंसर है 119, ठीक है, ये स्पीड होती है इनकी, ठीक है, एक्सिस ऑफ अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये बताइए, ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उनमें से किसकी प्रेजेंस, किस गैस की प्रेजेंस से हो रहा है, ये तो इजी है, आप बता सकते हैं। आंसर 119 है, 71 नहीं। इसका बताइए फटाफट से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दोनों का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बट दीज टे गैसेस का। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो है ए, सी और ई, दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, मीथेन, सरफेस ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड कितना हार्मफुल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, ग्रे, अब ये बोल रहा है ग्रे, ग्रे जो वाटर वेस्ट हो रहा है या वाटर होता है ना, उसको वेस्ट करने के लिए किन किन का संयोग है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है किचन वेस्ट, सेकंड वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मटेरियल, या फिर वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बाथरूम वेस्ट वाटर, या फिर वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ, बताइए, बहुत इजी है, बताइए। ऑप्शन 1 2 3 4 में से ऐसे चूज करना है, डी कैसे होगा। डी, ओके, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, ए और डी। देखिए ई से हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ है वो कभी भी वेस्ट में नहीं आता, ठीक है, वो पॉजिटिव है, उससे कोई ज्यादा आपका वाटर वेस्ट नहीं होता है, तो ई वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ठीक है। और जो आपका फोर्थ है ए और डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आइए, विच रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन, जो साइक्लोन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ, कौन से कोस्ट पे या एरिया पे देखे जाते हैं इंडिया के, बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ईस्ट कोस्ट, जो आपका ईस्ट कोस्ट होता है वहां पे सबसे ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस, ठीक है।
सी ये जो पीपल और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस है ना, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं और ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना कि आप एकदम से कवर कर ही नहीं सकते बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि आप पढ़ते कुछ और है, क्वेश्चंस कुछ और आते हैं हमेशा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका आया है आईसीटी से, ठीक है, और स्टेटमेंट दे रखा है मोस्ट पीसीज यूज डायनामिक रैम्स, डी रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सीपीयू कैश, ठीक है। स्टैटिक रैम, एस रैम की बात कर रहे हैं। स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक रैम। बताओ, ईस्ट होगा इसका आंसर, ओके, ईस्ट कोस्ट। इसका आंसर बताइए। देखिए मैं एक चीज समझा देती हूँ, जो डायनामिक होता है ना आपका, ये इसको ना बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ये इसका जो कैपेसिटर होता है, इसके जो कैपेसिटर्स होते हैं, इनको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश, बार 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 बार, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं सीपीयू में, क्योंकि ये एक तो कॉस्ट बेनिफिशियल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं नेचर में, तो इसकी कॉस्ट कम होती है मोस्टली, ठीक है, कॉस्ट कम होती है, और इसको लगाना इट्स गुड एंड सस्टेनेबल फॉर द सीपीयू कैश, तो ये सही है। स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक रैम, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है एकदम। Moving to the next, which of the following is not mobile device? सबसे easiest क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आपका मोबाइल डिवाइस नहीं है, बताइए। टैबलेट, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, पीसी या ई रीडर, कौन सा इसमें से आपका मोबाइल डिवाइस नहीं है? बताइए। यस, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपका मोबाइल डिवाइस नहीं है, बिकॉज ये तो आपका वैसे भी कंप्यूटर और लैपटॉप्स के अंदर आता है, तो मोबाइल डिवाइस वाले सारे ये टैबलेट्स, स्मार्टफोन हो गया और ई रीडर्स हो गए, ठीक है, गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट, हाँ, academic bank of credit facility is meant for credit verification, accumulation, transfer, redemption and degree authentication with students as account holder, ठीक है। और उसके बाद आता है academic bank of credit will be a degree awarding organization, ये बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बताइए। देखिए, जो आपका एबीसी है, इसके बारे में सब कुछ सच सच और सही सही दे रखा है ऊपर, कि वो क्रेडिट वेरिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, ट्रांसफर, रिडम्पशन एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन ऑफ स्टूडेंट होल्डर्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें सेफली रख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, बट ये कोई डिग्री को अवॉर्ड नहीं करता, ठीक है, इट डज नॉट गिव एनी डिग्रीज, ठीक है। ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको सेफली रख सकता है ऑनलाइन डिजिटली, ठीक है, पर ये कोई आपको अवार्ड नहीं करता किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिग्रीज, ठीक है। तो आपका फर्स्ट तो ट्रू होगा, बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट फर्स्ट इज, या फर्स्ट नहीं लिखा, इज ट्रू, बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following peripheral devices are considered as only input device? इनपुट, किसी कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, ठीक है, इनपुट सोर्स देने के लिए कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं? स्पीकर, बारकोड, रीडर, मॉडेम,
क्या ग्राफिक टैबलेट या माइक्रोफोन, इनमें से क्या कॉम्बिनेशन है बताइए फटाफट। इनपुट्स देखिए, पहली बात तो जो हम लोग इनपुट देते हैं फिर ताकि वो सीपीयू वापस मॉनिटर पे क्या करता है, सोर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे इनपुट्स में आएंगे आपके मेनली बारकोड रीडर, बारकोड रीडर होगा या मॉडेम होगा या ग्राफिकल टैबलेट या माइक्रोफोन, बताइए क्या होगा। देखिए स्पीकर तो आउटपुट है, इसमें से साउंड आता है और इसकी वजह से हम लोग साउंड को सुनते हैं, इससे कुछ उसमें नहीं जाता आपके सीपीयू में। तो ए वाला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका, दैट इज ए। देन बात करते हैं बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट और माइक्रोफोन, जो आपका बी डी और ई है, बी डी और ई फर्स्ट ऑप्शन है। बारकोड रीडर क्या होता है, आप जैसे बारकोड रखते हो और वो रीड करके फिर आपके स्क्रीन के ऊपर लाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी जगह पे गए हो या फिर मॉल में, आपने देखा होगा बारकोड रीडर बारकोड को रीड करके क्या करता है, फटाफट से रिफ्लेक्ट करता है प्राइजेस वगैरह, तो वो इनपुट है, ठीक है, वो इनपुट दे रहा है डिवाइस में। फिर आपका ग्राफिकल टैबलेट, आप कुछ लिखते हो और फिर सेम टू सेम प्रिंट होता है। माइक्रोफोन जब आप बोलते हो किसी में और फिर वो रीड करके खुद ही सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करता है, आप जो जो बोलते हो वो खुद लिखता जाता है। तो ये जो तीनों है वो है, बाकी सब आपके क्या है, आउटपुट सोर्स। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी इज अ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। रीजन क्या है इसका, आईओटी इज इनहेरेंटली इम्यून टू साइबर अटैक्स, बताइए इज इट ट्रू। देखिए आप खुद जानते हैं कि साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इतने कोई इम्यून नहीं होता है वो हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साइबर अटैक्स देखने को मिल ही जाते हैं। ट्रोजन का देख लो, या फिर कोई वायरस आ गया, या किसी और वॉर्म ने इसको डिस्प्यूट कर दिया, हैक हो गया, तो ये सारी चीजें होती रहती है और आए दिन हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट आ जाइए, ये हिंदी में दे रखा है, देख लीजिए एक मिनट हिंदी में भी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कैश मेमोरी, कैश मेमोरी को कौन सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। यूएसबी मेमोरी कनेक्टेड to a computer to increase its shortage space, an area of memory that contains setting for operating computer, या फिर नेक्स्ट हो गया आपका an area of the hard disk that is used when there is insufficient RAM, और या high speed memory that is included in devices to improve response time, बताइए क्या होगा। द आंसर विल बी हाई स्पीड मेमोरी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसी क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है। कैश मेमोरी, फिर रैम रोम, फिर आपके यूएसबीज, ठीक है, ये सारी क्या होती है, स्पीड वाली होती है, हाई स्पीड, ये मतलब जितनी ऊपर है उतनी हाई स्पीड है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की बात कर रहा है, इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल सर्किट्स ट्रांजिस्टर्स की पैक्ड ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ आईसीज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटिंग लीड्स टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, या बी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, या सी रिड्यूस साइज ऑफ कंप्यूटर। जब आईसीज आए थे आपके थर्ड जनरेशन में आए थे, कितने कौन से जनरेशन में, थर्ड जनरेशन है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इन बहुत बेस्ट इन्वेंशन हुआ था कंप्यूटर की लाइफ में, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए।
सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला इन्वेंशन अब तक, जिससे कंप्यूटर की पूरी लाइफ चेंज हो गई, कंप्यूटर हमें दिखने में भी छोटे लगने लगे, हाई स्पीड पे अब काम करने लगे। तो मतलब इसमें से देखो, पहला भी सही है कि इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद से होने लगा रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स बिकॉज दे कुड बी मास मैन्युफैक्चर। अब क्या कर सकते हैं, मास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अलग अलग डेस्क के अकॉर्डिंग, और रिड्यूस साइज ऑफ कंप्यूटर। तो जो आपका एबीसी है वो आपके तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हिंदी में दे रखा है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट, students in a class in New Delhi have been communicating with a class in Chandigarh by video conferencing. The two classes find that the images they receive from each other occasionally freeze for up to 30 seconds before the video continues. This type of problem can most often be solved by, मतलब एक बात बताइए, जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं पर हर 30 सेकंड में आपकी क्या चालू होने से पहले वो इमेज फ्रीज हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो इनमें से किस चीज के हिसाब से सॉल्व की जा सकती है, इंक्रीजिंग आपका बैंडविड्थ, या फिर अपग्रेडिंग कैमरास, या फिर इंक्रीजिंग वीडियो रिजोल्यूशन, या अपग्रेडिंग मॉनिटर? बताइए बताइए। बहुत इजी है, ये तो आप आए दिन यूज करते हो। ठीक है, आए दिन यूज करते हो इन चीजों को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो। तो एक चीज बताओ, आपके कैमरा अपडेट होने से या वीडियो रिजोल्यूशन या फिर अपग्रेडिंग मॉनिटर से हो सकता है कि कुछ? ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनका कोई यूज ही नहीं होता है इंटरनेट के इसमें। ठीक है, इंटरनेट के अंदर ये चीज इंक्रीजिंग बैंडविड्थ जो होती है उसको इंक्रीज करने से आपकी क्वालिटी में चेंज आएगा, इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल इसमें से कौन सा है? वर्बल तो वर्ड्स के साथ होता है, जब आप लैंग्वेज का यूज करते हो बोलने के लिए वर्ड्स में। ठीक है, और नॉन वर्बल विदाउट वर्ड्स, जब आप वर्ड्स के बिना, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, जब आप वर्ड्स को यूज नहीं करते कम्युनिकेशन यूज करने के लिए। ठीक है, प्लीजेंट वॉइस, ठीक है, पोस्चर्स, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, या वॉसिफिलियस आपका ग्रीटिंग? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जब बात ही नहीं कर रहे हो, वर्ड्स का यूज है, तो वॉइस का क्या करोगे? ठीक है, प्लीजेंट वॉइस और वॉसिफिलियस ग्रीटिंग बोल के नहीं हो सकता। आपका जो पोस्चर, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन है, ये तीनों यूज होंगे आपके नॉन वर्बल में। पोस्चर, गेस्चर और फेशियल, दैट इज बी, सी और डी। ओके, बी, सी और डी, दैट इज योर फोर्थ आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, through attention frame, it is possible to assess the rate at which communicated content is brought to the notice of the people. ठीक है, in modern societies, the attention frames are uniform, unrefined and non-interactive when all the frames available in the world are taken into account. बताइए कौन सा होगा इसमें से, जल्दी से बताइए। देखिए, इसके अंदर आपका जो है थ्रू अटेंशन ऑफ फ्रेम, अटेंशन, इट इज पॉसिबल टू असेस द रेट एट विच द कम्युनिकेशन कंटेंट इज ब्रॉट टू द नोटिस। ऑब्वियसली अटेंशन फ्रेम का यूज करते हुए हम नोटिस ला सकते हैं, सब लोगों का अटेंशन खींच के हम लोग किसी नोटिस को भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज द अटेंशन फ्रेम्स आर यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म होती है? यस, होती है, और अनरिफाइंड and non-interactive when all the frames available in the world are taken into account. Okay, that is your both the answers are correct. सही बोल रहा है, ये यूनिफॉर्म भी होती है, और उसके बाद आपका जो अनरिफाइंड और नॉन इंटरेक्टिव है, वो फ्रेम्स जो वर्ल्ड में है वो टेकन इनटू अकाउंट में लिया जाता है। ये हिंदी में है, एक बार देख लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन, एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट, क्या रिजल्ट करता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग, नोटिसेबल स्टूडेंट अचीवमेंट, चेंज इन फोकस एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेप्ट? बताइए इसमें से। ठीक है, एक्सेप्शनल की बात करते हैं। एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन नोटिसेबल स्टूडेंट अचीवमेंट। ठीक है, एक्सेप्शन, अगर आप एक्सेप्शन कुछ काम कर रहे हो क्लास के अंदर, तो वो क्या होता है? सबसे ज्यादा अटेंशन सीकर, अटेंशन सबसे ज्यादा दिया जाता है उस पर। ठीक है, तो नोटिसेबल होता है वो स्टूडेंट के अचीवमेंट पे। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हो, ये कम्युनिकेशन में आया हुआ है। नेक्स्ट, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और पता है, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा आंसर्स देते हो, तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप कितना क्रैक कर पाओगे, कितना पानी में हो, कितना ऊपर हो, क्योंकि एग्जाम आने में सिर्फ 1 महीना है और आप कितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यूज करते हुए अपनी तैयारियों में जोड़ रहे हो। तो आपको पता ही होगा, तैयारी करने से कुछ नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो हम लोग रोज 8 बजे मिलते हैं यहाँ पे और रोज एमसीक्यू सीरीज करते हैं। ऑलमोस्ट अभी 11 हो चुकी है। आपको 3-4 दिन में फिर से रीजनिंग वगैरह इन सब की क्लासेस मिलेगी, कॉम्प्रिहेंशन की भी मिलेगी। आई होप आपको, जैसे पीपल और ये जो डेवलपमेंट वाले से सब डरते कि इसके क्वेश्चंस बहुत वेराइड आते हैं, डायनामिक आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कैलकुलेट करा है कि जितने भी पीवाईक्यू है अब तक जो हुए हैं 15 सालों में, उनके सबके पीवाईक्यू में से पीपल और डेवलपमेंट के क्वेश्चंस मैं छाट के लाऊंगी, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो और उसके आसपास का टॉपिक आप पढ़ के रखिए। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं कल इसी समय पे 8 बजे विद द मोर न्यू क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यू। एंड टिल नाउ आप तैयारी करते रहिए और हैव अ गुड नाइट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।